हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा जो है जीएस का डेली एक सेट आता है, चाहे कोई भी एग्जामिनेशंस हुए। एनटीपीसी के भी एग्ज़ाम्स चल रहे थे, 12th लेवल का सामने है, ग्रुप डी का सामने है, और भी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें जीएस का पोर्शन है, तो हम डेली आपके लिए एक सेट लेके आ रहे हैं ऐसा, जिसमें लगभग 50-60 क्वेश्चन हम जीएस के करवाते हैं। उसमें सभी के क्वेश्चन मिक्सअप रहते हैं, जैसे पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ठीक है, जनरल साइंस, सभी के क्वेश्चन उसमें रहते हैं। और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही रहते हैं जो पूछे गए हैं पिछले बहुत सारे एग्जामिनेशंस में, और जो क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं रेगुलर, तो उन्हीं का हर दिन हम एक सेट ला रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो सकता है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को डेली ऐसा एक सेट पाने के लिए। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगें किस मीडियम से नहीं गुजर सकती है। तो देखिए, ध्वनि तरंगें जो है ये मैकेनिकल वेव्स हैं, ठीक है, मैकेनिकल वेव्स हैं। मैकेनिकल मतलब जिसके संचरण के लिए, प्रोपेगेशन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। अगर माध्यम ना हो तो ध्वनि तरंगें संचरित नहीं हो सकती, यानी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती हैं, ठीक है। तो चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है, मीडियम नहीं है, जिसकी वजह से ध्वनि तरंगें संचरित नहीं हो सकती। तो इसमें आंसर ये है कि निर्वात में, यानी वैक्यूम में ध्वनि तरंगें संचरित नहीं हो सकती, चूँकि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता। या तो ध्वनि के फ्लो के लिए या तो एयर होना चाहिए या वाटर होना चाहिए, ठीक है, कोई मीडियम होना चाहिए, ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड, चाहे गैस हो। वैक्यूम में कोई भी मीडियम नहीं होता। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है कि किस सिटी को कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। किस सिटी को? तो मदुरै को, तमिलनाडु में पड़ता है ये सिटी, इसे कैथेड्रल सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन है कि ग्रीनविच लाइन किसको कहते हैं। तो ग्रीनविच लाइन कहते हैं 0 डिग्री देशांतर को। 0 डिग्री देशांतर जो कि लंदन के ग्रीनविच से होकर के गुजरता है, इसीलिए इसको ग्रीनविच लाइन कहते हैं। इसका दूसरा नाम प्राइम मेरिडियन लाइन यानी प्रधान मध्याह्न रेखा भी है। यहीं से सारे कंट्रीज़ का जो है टाइम मैनेज किया जाता है, यहीं से डिसाइड होता है। तो ये लाइन ऐसी है जहाँ से सारी दुनिया का टाइम जो है, टाइम जोन डिसाइड होता है, ग्रीनविच लाइन, ठीक है। तो ये 0 डिग्री देशांतर होता है ग्रीनविच लाइन। इसके बाद क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन में एक अपना राजदूत भेजा था, ठीक है, वो कौन था। तो देखिए, वो इब्न बतूता था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत सारे एग्जामिनेशंस में पूछा गया है कि इब्न बतूता कहाँ का निवासी था। मोरक्को का निवासी था। ये नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। तो मोरक्को से इब्न बतूता आया, दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था उस समय, और इसने चीन में अपना राजदूत बना करके इसे भेजा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद क्वेश्चन है कि सिक्योरिटी बाज़ार, सिक्योरिटी मार्केट जो है ना, इसको नियंत्रित कौन करता है ना, ये किन के बनाए गए नियमों के तहत कार्य करता है। तो देखिए, सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये ऐसी पेरेंट संस्था है जो कि शेयर मार्केट्स के जो है लेन देन को और सभी चीज़ को हैंडल करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में, ठीक है। यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस नहीं, मैं आपको ऊपरी तथ्य के रूप में प्रत्येक क्वेश्चन का कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। तो सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और 30 जनवरी 1992 ईस्वी को इसे जो है संसदीय अधिनियम के तहत जो है मान्यता प्रदान भी कर दिया गया था। तो सेबी जो है यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो है शेयर मार्केट्स की पेरेंट संस्था है, देख रेख करने वाली संस्था है। इसके बाद क्वेश्चन है कि बांध में रुके हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है। देखिए, कोई भी डैम है, उसमें जो पानी बह करके आती है और बहुत सारी मात्रा में स्टोर हो जाती है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है। तो देखिए, उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। चूँकि स्थिति, किसी भी चीज़ की स्थिति की वजह से जो ऊर्जा उसमें क्रिएट होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो ये था। इसके बाद क्वेश्चन है कि पुनर्निर्माण एवं विकास से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय बैंक कहाँ पर है, यानी IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे वर्ल्ड बैंक कहते हैं, ये वाशिंगटन DC में है। जितने भी महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाएं हैं वो वाशिंगटन DC में है, जैसे IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी मुख्यालय IMF में है, ठीक है। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक का भी है। इसके बाद क्वेश्चन है कि घास में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है। घास में पार्श्विक जड़ पाई जाती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है। पौधे के पुंकेसर भाग से केसर प्राप्त किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है, हवाई द्वीप समूह किस महासागर में है। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में है। तो हवाई द्वीप समूह उत्तरी प्रशांत महासागर में पड़ता है। इसके बाद फिर क्वेश्चन है कि पारा, ठीक है, पारा का दूसरा नाम क्या है, यानी पारा को
किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, ठीक है, बनियान ट्री। इसके बाद क्वेश्चन है कि मैराथन दौड़ की लंबाई कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ की लंबाई 26 मील और 385 गज होती है। ये 42.195 अप्रॉक्स 42.195 किलोमीटर के लगभग में होती है। अगर मील में बोला जाए तो 26 मील 385 गज इसकी लंबाई होती है मैराथन दौड़ की, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है पूछा जा रहा है कि निकोलस कॉपरनिकस है ना, ये कैसे वैज्ञानिक थे? खगोल वैज्ञानिक थे या फिर जीव वैज्ञानिक थे या फिर केमिस्ट थे या फिर फिजिसिस्ट थे? तो देखिए ये एक खगोल वैज्ञानिक थे, ठीक है। कॉपरनिकस ही वो पहला व्यक्ति था जिसने बताया सूर्य केंद्रित सिद्धांत के बारे में बताया, ठीक है, आधुनिक युग में। इससे पहले आर्यभट्ट वगैरह ने बताया चुका था इस बात को, लेकिन कॉपरनिकस ने 1543 ईस्वी में, कॉपरनिकस जो कि पोलैंड का निवासी था, इसने बताया कि सूर्य जो है सेंटर में है, ठीक है। तो सूर्य केंद्रित सिद्धांत इसने दिया था। इसके बाद इसके लॉ को केपलर ने भी सुधारा था, चूँकि कॉपरनिकस से कुछ फॉल्ट भी कर दिए थे, जैसे जो ग्रहों का रोटेशन पाथ है उसको इसने वृत्ताकार बता दिया था, जबकि ये दीर्घवृत्तीय है यानी एलिप्टिकल है, इसको केपलर ने सुधारा था। और भी बहुत सारी चीज़ों को केपलर ने सुधारा था। इसके बाद क्वेश्चन है कि प्राचीन मिस्र के लोग अपने मृतकों को संरक्षित रखते थे, जिसे क्या कहा जाता था? तो सभी जानते हैं इसे ममीज़ कहा जाता था। मिस्र जो है केमिस्ट्री के मामले में, कीमिया के मामले में बहुत ही पुराना कंट्री है। यहाँ पे केमिस्ट्री बहुत पुराने वक्त से चला आ रहा है, ठीक है, और केमिस्ट्री जो है ये मिस्र के ही देन कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में आतिशबाजी उद्योग के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? आतिशबाजी उद्योग के लिए तो ये जो है शिवकाशी तमिलनाडु का आतिशबाजी उद्योग के लिए जो है प्रमुख है, प्रसिद्ध है। देखिए इसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि एक्स-रे की खोज किसने की थी? एक्स-रे की खोज रॉन्टजन ने की थी। और एक्स-रे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपको बताता चलूँ कि एक्स-रे में एक्स का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत सारे एग्जामिनेशंस में ये बहुत ही अपर लेवल के एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। तो देखिए एक्स-रे में एक्स का जो फुल फॉर्म है ये अननोन होता है, ठीक है, अननोन है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन है कि पाब्लो पिकासो एक महत्वपूर्ण क्या था? तो ये एक महत्वपूर्ण चित्रकार था, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ कॉस्मस, ठीक है, स्टडी ऑफ कॉस्मस यानी पूरे ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कॉस्मोलॉजी कहलाता है, कॉस्मोलॉजी, ठीक है। इसके बाद फिर क्वेश्चन है कि यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? तो इसे सिनेगॉग कहा जाता है, सिनेगॉग। इसके बाद फिर से क्वेश्चन है दूसरा कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूमिस्मैटिक्स सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। इसके बाद फिर से क्वेश्चन है कि पराध्वनिक गति को मापने के लिए कौन सी इकाई यानी किस यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है? तो हर्ट्ज़ का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है पराध्वनिक इकाई ध्वनि को मापने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? जनसंख्या घनत्व का मतलब प्रति किलोमीटर में सबसे कम लोग रहते हैं उस जो है क्षेत्र में। जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का मतलब कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे प्रति किलोमीटर में न्यूनतम व्यक्ति रहते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश ऐसा स्टेट है जहाँ पे मात्र 17 व्यक्ति पर किलोमीटर एरिया में रहते हैं। तो सबसे लीस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इंडिया में आपका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात की जाए तो, और ऐसे अगर बात की जाए तो बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद फिर से क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी के किनारे है? ये तमिलनाडु का एक शहर है और ये कावेरी नदी के तट पर पड़ता है। तिरुचिरापल्ली बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। शीतलक के रूप में रेफ्रिजरेटर में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? तो फ्रियोन का इस्तेमाल किया जाता है, CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं। इसी CFC के जो है ज़्यादा यूज़ से, ज़्यादा इसके सिक्रेशन से वायुमंडल में ओजोन लेयर जो है ख़राब हो रहा है। और इसी CFC को प्रतिबंधित करने के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा के मॉन्ट्रियल में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था, जिसमें प्रतिबंधात्मक उपाय किए गए थे कि CFC को
अब जो है ज़्यादा नहीं निकलने दिया जाए। इसीलिए 16 सितंबर को जो है ओज़ोन लेयर डे, ओज़ोन डे मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि अली अकबर खान, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? अली अकबर खान और विलायत अली खान। ठीक है, विलायत अली खान में मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन अली अकबर खान जो है ये सरोद से रिलेटेड हैं, सरोद बजाते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मौर्य काल में, और इसने एक महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका वो पुस्तक है जिसमें उस समय के पाटलिपुत्र के शहरी प्रशासन का उल्लेख है कि उस समय 6 समितियां शहर के प्रशासन की देख रेख करती थीं और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि संतोष ट्रॉफी इज़ रिलेटेड टू विच गेम? संतोष ट्रॉफी इज़ रिलेटेड टू फुटबॉल गेम। ओके। इसके बाद क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर स्वाधीन भारत की सरकार का उद्घाटन किया था? यानी कहाँ पर स्वाधीन भारत की सरकार का गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने? सुभाष चंद्र बोस जो कि जर्मनी से पनडुब्बी के द्वारा सिंगापुर पहुँचे थे और सिंगापुर में इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की, आज़ाद हिंद सरकार का उद्घाटन किया था, बनाया था सिंगापुर में। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? जैसा कि हम जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य में 4 वंशों ने शासन किया, संगम, सालू, तुलु और अराविडु। तो देखिए संगम वंश की स्थापना तो हरिहर बुक्का ने की थी। कब? 1336 ईस्वी में की थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। तो संगम वंश की स्थापना हरिहर बुक्का ने, सालू वंश की वीर नरसिंह ने। ठीक है। सालू वंश की थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, लेकिन ये जो तुलु वंश है इसकी स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। ठीक है। इसके और तुलु वंश का ही महत्वपूर्ण शासक था कृष्णदेवराय। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि पूछा जाता है। ठीक है। इसने अमुक्तमाल्यद नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो कि तेलुगु ग्रंथ है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ये जो है अमुक्तमाल्यद जो कि तेलुगु की ग्रंथ है, यही पूछा जाता है। और ये रचना किसने की? तो कृष्णदेवराय ने, जो कि तुलु वंश का शासक था विजयनगर का। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम, जिसे आप राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी RTI के रूप में जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2005 में पारित हुआ था यह अधिनियम। ठीक है। तो लगभग आज भी हमने जो है 40-50 क्वेश्चन ऐसे महत्वपूर्ण देखे हैं जो कि आने वाले एग्जामिनेशंस में इनरोल होते रहेंगे और होते आए हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सीरीज़ है, तो आप इसको फ़ायदा उठा सकते हैं हर दिन हमारे साथ जुड़ करके इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, हम सिर्फ GS के सीरीज़ ही नहीं है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने मैथमेटिक्स के भी क्लास करवाए हैं। ठीक है। जनरल साइंस के भी और GS के भी क्लास हमने बाकायदा करवाए हैं, और आने वाले वक्त में आपको बहुत सारे क्लासेस मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। Please subscribe, please share, and please like.